बेटा जी आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 3। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। हम में से किसी को इसका आइडिया है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से हमारा क्या मीनिंग है, क्या ये चीज़ होती है? कोई बच्चा बताएगा बेटा? सर ये बैटरी के मतलब यूज से सर चुंबक हम बना देते हैं, मैग्नेट मतलब बना देते हैं। ओके। और कोई बच्चा? सर इसमें आइसोलेटेड सर आइसोलेटेड कॉपर वायर होती है इसमें लगी हुई। हम्म। अच्छा, ठीक है। करते क्या हैं, कैसे करते हैं, ये दो तीन बातें हमारे सामने हैं। चलिए, आप थोड़ा सा इस नाम को गौर से पढ़िए जो लिखा है मैंने। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी करंट कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। वो कैसे प्रोड्यूस करता है, तो भाई इस कंसेप्ट पे बेस्ड बहुत सारे डिवाइसेस हमारे आसपास हैं, या कहें कि जो हमारे आसपास जितनी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं उसमें से मैक्सिमम इसी टॉपिक पे बेस्ड है। हमारा पंखा इसी पे बेस्ड है, एसी इसी पे बेस्ड है। आप लोगों ने देखा हो, यदि आपकी बाइक में जो लेफ्ट का पैर जहाँ रखते हैं हम चलाते वक्त, उसके पास एक एल्युमिनियम का कवर लगा होता है इंजन के ऊपर, हम कहते हैं इंजन है, वो काफ़ी गर्म हो जाता है, उसको टच नहीं कर सकते हम। यस सर। जो उसको हम टच नहीं कर सकते वो इसी इफेक्ट के कारण है। और ये इफेक्ट बड़े एक्सीडेंटली हमें पता चला, काफ़ी लेट पता चला। मैग्नेट के बारे में हम पहले से जानते थे, करंट के बारे में हम पहले से जानते थे, लेकिन इस इफेक्ट के बारे में हमने काफ़ी लेट समझा और एक एक्सीडेंट से पता चला। वो एक्सीडेंट एक साइंटिस्ट के साथ उसकी लैब में हुआ, उसको कहते हैं ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। उसने एक एक्सपेरिमेंट की फॉर्म में हमें प्रेजेंट करा। अब आपको पता है साइंटिस्ट के बारे में कि थोड़ा सा अलग नेचर के होते हैं। इनके साथ भी ये था, काफ़ी दिनों से इन्होंने लैब को सेट नहीं किया होगा, बिखरी सी लैब थी। एक दिन लैब को थोड़ा सेट करने लगे तो अपनी लैब में एक मैग्नेट एक जगह से दूसरी जगह, मैग्नेटिक कंपास ले जा रहे थे। हमें पता है कंपास नॉर्थ साउथ डायरेक्शन देता है, इनके साथ भी वही हो रहा था। बट अचानक एक जगह पे कंपास की डायरेक्शन बार बार चेंज हो जा रही थी। हम जैसा कोई साधारण व्यक्ति होता तो उसको इग्नोर कर देता, इन्होंने इग्नोर नहीं करा। गौर करने पे पता चला कि वहां पे एक वायर जा रहा है, उस वायर के पास जाने पर उस मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन हो रहा है। फिर उन्होंने इस चीज को एक एक्सपेरिमेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करा, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे आज। इन्होंने एक वायर लिया, साउथ टू
नॉर्थ में। इस के नीचे की ओर एक नीडल लगाई। बेटा आवाज साफ आ रही है? थोड़ी फस फस के आ रही है सर। तो मैं बात देख, इसके नीचे की ओर एक नीडल, तो जब करंट इसे फ्लो कराया साउथ से नॉर्थ की ओर, तो ये नीडल जो का ऊपर वाला पॉइंटर है वो नॉर्थ और नीचे वाला साउथ। जो नीडल मार्क करिए, इस नीडल का ऊपर वाला पॉइंटर नॉर्थ, नीचे वाला क्या है? साउथ पॉइंटर है। इन्होंने देखा कि ये वाला जो पॉइंटर है ये बाहर की ओर जा रहा है। यहाँ इसमें मैंने वायर को ऊपर की ओर रखा हुआ है। जब इन्होंने उल्टा कर दिया, वायर की जगह नीडल को ऊपर ले आए, कीपिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन, तो वो इसकी जगह इस तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन बदल गई। हमें पता है डायरेक्शन के हिसाब से, यदि ये साउथ और नॉर्थ कहते हैं तो ये ईस्ट और ये वेस्ट हुआ। इस तरीके से हम डायरेक्शन शो करते हैं ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। फिर उन्होंने एक काम और करा इस सिचुएशन में, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। इन दोनों ही सिचुएशन में करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। तो जिस डायरेक्शन में मूव कर रही थी वो भी रिवर्स हो गई। ये वाला पहले बाहर की ओर जा रहा था, अब ये इधर की ओर जाने लगा, इसकी नीडल इधर आने लगी। तो ये इस तरीके से दो दो के दो सेट में हम इस बात को समझ सकते हैं। इस डिफ्लेक्शन के कारण ही आगे बहुत सारा हमारा डेवलपमेंट हुआ। तो ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने पब्लिक के सामने रखा, देन इसके ऊपर रिसर्च हुई, काफी काम हुआ। ठीक है बेटा, क्या ये बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? यस सर। बेटा चूंकि नई यूनिट स्टार्ट हो रही है, एक छोटा सा काम करेंगे, आप गौर से समझो। पहले से दूसरा डायग्राम में उल्टापन हो रहा है और इन दो के उल्टापन यहाँ हो रहा है। एक बार हल्का से इसे गौर से देखो। मैं 1-1.5 मिनट के लिए स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ, आपको डायग्राम ये बनाना है अपने पास, क्योंकि हम ये करेंगे तभी आगे ढंग से कुछ सीख पाएंगे। तो मुझे बताओ, 1 मिनट के लिए स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ, कर दूं? बना लोगे डायग्राम? प्रैक्टिस करना है, मैं दिखाना नहीं चाहता बार बार। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है ना, हो एक बार ट्राई करके मुझे दिखाओगे। देखो, हाँ, दो बातें होती हैं। एक तो है डायग्राम को कॉपी करना है, दूसरी बात होती है डायग्राम को समझ के बनाना। हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि हम हर चीज को 100% समझ के कर लें, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि किसी चीज को हम बिल्कुल भी ना कर पाए। सारा खेल इसी बात का है। जितना आप कोशिश करोगे, एफर्ट्स करोगे, उतना बेटर हमारे लिए रहेगा। ठीक है। और स्टेड टुक ए वायर, मैं इस वाले के हिसाब से पहले लिख रहा हूं, है इन साउथ नॉर्थ डायरेक्शन एंड पुट ए magnetic needle below it. When current
flows in S to N, south to north direction. The magnetic pole needle is deflected towards the west. ये कहाँ डिफ्लेक्ट हो रहा था? टूवर्ड्स दी वेस्ट डिफ्लेक्ट हो रहा था, और दूसरे वाले केस में कहाँ हो रहा था? टूवर्ड्स दी ईस्ट। ठीक है, अब इसी में आगे कहेंगे when he brought the needle above the wire from below it, then the direction of deflection of needle also changes to east from west। हमने देखा था ये वेस्ट से कहाँ की तरफ चेंज हो रही है? ईस्ट की तरफ। आल्सो, अब शॉर्ट में इन दोनों के बारे में भी कह देंगे, बहुत डिटेल में लिखेंगे नहीं। आल्सो द डायरेक्शन of deflection of needle also reverses when we reverse the direction of flow of current। यानी जब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, यहाँ पर हम डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट चेंज कर रहे थे, तो डिफ्लेक्शन भी चेंज हो जा रहा था ऑन द बेसिस ऑफ above observations Oersted concluded following। कुछ बातें उसने कंक्लूड करी। आज बच्चे बड़े कम है बेटा क्लास में। बेटा जी आप लोगों ने वो असाइनमेंट सॉल्व कर ली? करंट वाली नहीं करी पूरी? On the basis of above observations Oersted concluded following। Number 1, a current carrying wire always produces magnetic field around it।
वो अपने आसपास हमेशा क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। नंबर 2, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ, जरा गौर से समझना बेटा ये बात, इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कुलर लूप्स सेंटर्ड एट वायर। हमने क्या लिखा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कुलर लूप, कहां पर? सेंटर्ड एट वायर। इसका मतलब क्या है? एक बार फिर डायग्राम बनाओ यहाँ पे, जैसे हम इस केस में कह रहे थे, तो कह रहा है जी इस केस में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड बनेगा, ये पूरा सेंटर पे ये वायर होगा और ये इस तरह के फॉर्मेट में होगा। हम पहले देखते थे मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्थ और साउथ होते हैं, नॉर्थ से एमिट करता है, साउथ में एंटर करता है, वो बात हम बाद में समझेंगे, उससे कुछ डिफर है, वो इस फॉर्मेट में होगा। इसकी डिटेल्स अभी आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको धीरे धीरे करके, ठीक है। नंबर 3, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी is higher at the points close to wire। यानी इस वायर के जब नियर होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लार्ज होगा, जैसी दूर की ओर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड reverses on changing the direction of flow of current। करंट की डायरेक्शन को यदि हम रिवर्स कर देंगे तो इस मैग्नेटिक फील्ड जो कंसेंट्रिक सर्कुलर लूप की फॉर्म में है, इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या कोई डाउट है इसमें से? बताओ बेटा जी। नो डाउट सर। ठीक है। अब उसने ये सारी बातें जो बताई, इसने सिर्फ कंसेप्ट को हमें समझाया, कैलकुलेशंस की कोई बात इसके अंदर नहीं आई है। यानी इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, कैसे होगी, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं दिया, ना इसकी डायरेक्शन के बारे में बहुत डिटेल से वो कुछ समझा पाया। तो इन दो चीजों के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। पहले मैं मैग्नीट्यूड की बात बता रहा हूं, उसके बाद डायरेक्शन की बात डिक्लेयर करूंगा। तो मैग्नीट्यूड का काम बताने के लिए दो साइंटिस्ट सामने आए, बायट और सेवर्ट। इन्होंने एक लॉ दिया, दैट इज नोन एज बायट सेवर्ट लॉ। इन्होंने कहा जी कोई भी वायर आप कैसे भी डाल लो टेढ़ा मेढ़ा, जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है किसी भी डायरेक्शन में, कहा जी इसके बारे में, इसके हम छोटा सा पार्ट ले लें जिसकी लेंथ ली dl, वही डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मेथड के अकॉर्डेंस में, इसके थ्रू किसी पॉइंट P पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जिस पॉइंट P का डिस्टेंस यहाँ से r है और ये इस डायरेक्शन से एंगल बना रहा है थीटा। क्या कहा? करंट कैरिंग कंडक्टर का छोटा सा एलिमेंट लिया लेंथ dl का,
पॉइंट पी हमारा जिस पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो आर पे है, थीटा वैल्यू है, और यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है स्मॉल वैल्यू में अभी हम कंसिडर कर रहे हैं, स्मॉल पार्ट ले रखा है तो इसको भी हम स्मॉल कह रहे हैं डीबी। तो उसने एक रूल दिया, वो रूल क्या था, अकॉर्डिंग टू बायर-सावर्ट the magnetic field produced at a point near a current carrying wire depends on following। क्या क्या कहा उसने, नंबर 1 dB प्रोपोर्शनल टू I, जितना करंट फ्लो कर रहा है उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। दूसरा dB प्रोपोर्शनल टू DL, यानी वायर की जितनी लेंथ कंसीडर करी गई है, क्योंकि वायर इनफाइनाइट लेंथ का हो सकता है तो लेंथ का फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि टोटल में फ़र्क हो। कैसे होगा आगे देखेंगे। तीसरी चीज़ कही उसने dB प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, इस एंगल का। अब यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि डायरेक्शन ये वेक्टर आर है, ये इसकी डायरेक्शन ये आउटवर्ड हो गई, करंट की ये आउटवर्ड, तो करंट की आउटवर्ड डायरेक्शन और जो पॉइंट ज्वाइन करने वाला वेक्टर बन रहा है उसकी आउटवर्ड डायरेक्शन के बीच का एंगल लेते हैं हम वेक्टर में, वही एंगल ले रहे हैं यहाँ, तो साइन थीटा है। हमें यहाँ का एंगल दे रखा होता, लेना यहाँ का होता, तो अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं उसको, वो आगे धीरे धीरे क्वेश्चंस में करेंगे। चौथी बात कही dB इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। उसने कहा जी इन चार बातों पे डिपेंड करता है ये मैग्नेटिक फील्ड। ऑन कंबाइनिंग अबव dB प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सो देयरफॉर जब यहाँ इक्वल का साइन लगाएंगे तो कोई के आएगा, के क्या होता है हमारा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और इसकी हमेशा वैल्यू होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जो न्यूमेरिकली 10⁻⁻⁷ के इक्वल होता है। म्यू को हम जानते हैं सिंबल, म्यू नॉट, ये इसमें होगा इन एयर या वैक्यूम के लिए। तो जब इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब ये जो नया टर्म आया म्यू नॉट, इसके नाम की बात कर लें, इसको कहते हैं परमिएबिलिटी। नॉट लगा है तो एयर और वैक्यूम की हो जाएगी, कोई और मीडियम होगा तो नॉट नहीं लगाएंगे, उस मीडियम का नाम चाहे तो हम लिख सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने एक टर्म पढ़ा था ना एप्सिलॉन नॉट, ध्यान होगा आपको, उसके इक्विवेलेंट यहाँ पे टर्म है म्यू नॉट, ये आपको ध्यान रखना है। वहाँ परमिटिविटी कहते थे, यहाँ परमिएबिलिटी कहते हैं, परमिटिविटी परमिएबिलिटी। तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया, ये मैग्नीट्यूड बता रहा है, लेकिन हमें पता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टोरियली dB इक्वल टू
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जरा गौर से समझना, आई डी एल क्रॉस यूनिट वेक्टर आर अपॉन आर स्क्वायर होगा। आर अपॉन आर स्क्वायर। आप यदि इसको ए क्रॉस बी के हिसाब से मैग्नीट्यूड के हिसाब से खोलेंगे तो आइडियल का मैग्नीट्यूड, आइडियल आर का मैग्नीट्यूड 1, यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई में, साइन थीटा ये आ गया और नीचे का अपना आर स्क्वायर रहेगा। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर, पूरा वेक्टर लिख देते हैं यूनिट वेक्टर की जगह, तो उस केस में नीचे आर क्यूब आता है, क्योंकि हमें पता है यूनिट वेक्टर आर का मतलब क्या होता है, वेक्टर आर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ये हो गया हमारा बायो-सैवर्ट लॉ। देखिए क्या बायो-सैवर्ट लॉ में कुछ बात पूछने की है। अब थोड़ा डायरेक्शन के बारे में मैं आपको समझाऊं। बेटा ए क्रॉस बी की डायरेक्शन के बारे में आपने पढ़ा था 11th में कि ए और बी दो वेक्टर हैं, यदि हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड। 11th में पढ़ा था, वही डायरेक्शन यहाँ पे रहेगी। करंट से आर वेक्टर की तरफ जाएंगे तो डायरेक्शन डिपेंड करेगी उस पर। तो मैं यदि उस चीज़ को शॉर्ट में लिखूं, यदि हम ए से बी मूव कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, then C, which is A cross B, is outward and vice versa। यदि क्लॉकवाइज जाएंगे तो इनवर्ड होगा। तो यहाँ पर हमारा आ जाए बात को समझने के लिए, करंट से मैग्नेटिक फील्ड की ओर कैसे जा रहे हैं हम, क्लॉकवाइज होगा यहाँ पे। तो क्लॉकवाइज के कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हम डिनोट करेंगे इनवर्ड, और वो डिनोट होता है क्रॉस से, यानी कहीं पर डॉट और कहीं पे क्रॉस लिखना पड़ता है। डॉट लिखते हैं आउटवर्ड डायरेक्शन के लिए, क्रॉस लिखते हैं इनवर्ड के लिए। यानी आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे डिनोट कर रहा है तो डॉट लगाएंगे, और इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड कहीं पर है तो हम क्या लगाएंगे, क्रॉस। इसको आप ऐसे समझ सकते हो एक एरो की फॉर्म से। कोई एरो हमारी तरफ निकल के आ रहा है पेपर से, तो हमारी तरफ आ रहा है तो हमें डॉट सा दिखाई पड़ेगा, तो पेपर से वो मैग्नेटिक फील्ड यानी एरो आउटवर्ड है, इसलिए वो डॉट से हुआ। और कोई एरो हमसे अवे जा रहा है यहाँ नीचे की ओर, तो जब एरो के पीछे फ्लैप्स लगे होते हैं वो क्रॉस का सिंबल सा दिखाते हैं, तो इनवर्ट के लिए हम लेते हैं क्रॉस। क्या इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों? देखो गौर से।